हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग ट्वेल्थ क्लास के मैथ्स के मॉडल पेपर जो कि बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है उसी के मैथ्स पेपर का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि बिहार बोर्ड ने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए जो मॉडल सेट जारी किया है उसी का सोल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। इसके पहले हम लोग 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है और दूसरे लेक्चर में यानी कि दूसरे वीडियो में 21 से लेकर के 45 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है ना। आज हम लोग 45 के आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग फटाफट स्क्रॉल कर देते हैं 45 नंबर क्वेश्चन तक। तो ये हो गया 45। ये 45 नंबर क्वेश्चन तो हम लोग ये सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तलों 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 तथा x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 5 के बीच का कोण है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब भी दो प्लेन दिया हो, आप देख रहे हैं ये इंग्लिश में समझे तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 11 एंड x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 5। इन दोनों प्लेन के बीच का जो एंगल निकलना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला होता है कि कॉस थीटा इक्वल टू, फॉर्मूला होता है कॉस थीटा इक्वल टू। अब ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है कि ये a1 a2, ये a1 a2 यानी कि दोनों में x का कोएफिशिएंट कितना है। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पर y के कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट -2 है, तो 1 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -2 फिर प्लस। यहाँ पर जेड का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा डिवाइडेड बाई, है ना। अब एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो कितना है √6। यहाँ पर भी यही काम कीजिए, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तभी कितना आएगा ये भी √6 ही आएगा। और ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू, है ना, कॉस थीटा इक्वल टू होता है। तो कॉस थीटा इक्वल टू अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया, अगर आप ऊपर वाले को सॉल्व कीजिए तो ये आ जाएगा 1, कितना आएगा 1, और डिवाइड में कितना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6। और इस तरीके से हो गया कॉस थीटा इक्वल टू कितना हो गया, तो ये हो गया 1/6। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये कॉस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा कॉस इन्वर्स, तो ये हो जाएगा कॉस इन्वर्स 1/6। तो जो ऑप्शन होगा वह हो जाएगा ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन, इसको देखिए, ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट और ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इसमें कह रहा है कि 1 to 3 दिक अनुपात वाले रेखा के दिक को ज्याए हैं, यानी कि 1 to 3 क्या डायरेक्शन रेशियो है किस लाइन का, तो कह रहा है कि इसका डायरेक्शन को साइन बताइए, यानी कि अनुपात दिया है आपको कोज्याएं चाहिए, दिक अनुपात दिया है दिक कोज्याएं चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, तीनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 का स्क्वायर 9 आएगा और सबका रूट लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा ये √14। अब इस तीनों में √14 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वही हो जाएगा आंसर, यानी कि 1/√14, 2/√14 और 3/√14। और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। ध्यान देखिए स्टूडेंट्स, दो वेक्टर का डॉट हमेशा पूछा जाता है, हमेशा हर एग्जाम में पूछा जाता है, यानी कि 12th बोर्ड का जो भी एग्जाम होगा, इसके पहले जितना भी एग्जाम हुआ है और आगे जो भी एग्जाम होने वाला है, हर हमेशा कुछ न कुछ क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, कम से कम 1 क्वेश्चन तो आना ही है। तो ये बहुत सिंपल है। डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो आई के कोएफिशिएंट में आई के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आई के कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पर कितना है 2, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर प्लस जोड़ते हैं, यहाँ पर जे का कोएफिशिएंट -1 और यहाँ पर 2, तो कितना आ जाएगा ये -2 हो जाएगा, क्योंकि -1 × 2 -2 फिर प्लस, यहाँ पर के का कोएफिशिएंट -1 है और यहाँ पर कितना है -1, तो -1 × -1 क्या हो जाएगा 1, सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा 1 आएगा ना। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। ठीक है,
चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन। तो हम लोग इसमें बाई पार्ट यूज करेंगे। बाई पार्ट क्यों? क्योंकि दो फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और हम लोग जानते हैं ये आईलेट, ILATE जानते हैं ना। आईलेट में क्या जानते हैं कि अगर आप आईलेट में जो पहले आता है वो फर्स्ट होता है, जो बाद में आता है वो सेकंड। तो देख रहे हैं कि एक्स अलजेब्रिक है और ई का पावर 5x क्या है, एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक पहले है और एक्सपोनेंशियल बाद में है, यानी कि एक्स फर्स्ट का काम करेगा और ई का पावर 5x है ये जो सेकंड का काम करेगा। तो ये हो गया फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, ठीक है ना। और बाई पार्ट के अकॉर्डिंग हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अगर ये फर्स्ट इंटू सेकंड हो तो क्या करते हैं, फर्स्ट वाले को बाहर कर देते हैं और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर 5x का इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है, माइनस। अब फर्स्ट का करते हैं डिफरेंशिएशन, तो dx बाई डी एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो ई के पावर 5x dx, सही है ना। और इस पूरे का फिर कर देते हैं इंटीग्रेशन, सही है। तो आएगा क्या यहाँ से, देखिए यहाँ से तो आएगा x और यहाँ है ई का पावर 5x, तो ई का पावर 5x तो रहेगा लेकिन बटा में आ जाएगा 5, क्योंकि x में 5 से मल्टीप्लाई है। फिर माइनस, और कलर चेंज करके बताते हैं, यहाँ देखिएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 1, और बचेगा क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई का पावर 5x बटा कितना 5 और ये dx। फिर समझ लीजिए क्योंकि इसका वैल्यू 1 है ना, तो केवल इसका इंटीग्रेशन कर देना है और ये बाहर वाला जो इंटीग्रेशन वो तो रहेगा ना। तो मुझे लगता है आपको समझ में ये आया। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ देखिए ये आएगा x इंटू ई का पावर 5x बटा 5, सही है, माइनस। अब देखिए यहाँ से 1/5 तो बाहर आ जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा ई के पावर 5x का इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा ई का पावर 5x और बटा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा ना, प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट के तो रहेगा। तो यहाँ से ये आ गया, इधर देख लीजिए क्या आएगा, ये आ जाएगा, या फिर आपको ये, हाँ ठीक है, आप इधर देख लीजिए, ये आ गया x ई का पावर 5x बटा 5, ठीक है ना, माइनस ई का पावर 5x बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। अब ये बताइए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ई का पावर 5x कॉमन लेते हैं, तो ई का पावर 5x जैसे ही कॉमन लेंगे ये हो जाएगा x बटा 5 माइनस 1/25, ठीक है। अब थोड़ा सा साफ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। तो ये हम लोग साफ कर दिए और इतने में हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ से ई का पावर 5x तो ई का पावर 5x रहेगा, है ना। अब इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो बटा में क्या आएगा 25 आएगा ना, 25, और यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 1, सही है। यानी कि ई का पावर 5x, ई का पावर 5x बटा 25 इंटू 5x माइनस 1, तो ऑप्शन कौन सा आएगा, ई का पावर 5x बटा 25 इंटू 5x माइनस 1, और इसलिए जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन 50। तो अभी आपको कुछ देर पहले बताए थे कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आई में आई से, जे में जे से और के में के से गुणा करते हैं। मतलब कि आई के कोएफिशिएंट में आई के कोएफिशिएंट है तो क्या हो जाएगा 7 दूनी के 14, फिर हो जाएगा प्लस जे के कोएफिशिएंट में जे के कोएफिशिएंट से, तो कितना -3 इंटू 3 कितना हो जाएगा -9। उसके बाद के कोएफिशिएंट तो यहाँ पर 1 है और यहाँ -5 है, तो क्या आएगा -5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 14 -9 और ये -5 कितना आ जाएगा, ये 14 - 14 क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा ये ई ऑप्शन, सही है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 51 में क्या कह रहा है, यदि किसी रेखा की दिक् को जाए 3/√61, 4/√61 और x है तो x का मान ज्ञात करना है, सही है ना। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, हम लोग ये जानते हैं कि अगर किसी लाइन का डायरेक्शन रेशियो
दिया हो, है ना। सबसे पहले आप ये जानिए कि डायरेक्शन रेशियो के बारे में हम लोग क्या जानते हैं। डायरेक्शन कोसाइन दिया है, आप यहाँ समझिए। ये देखिए, ये डायरेक्शन कोसाइन है ना, देखिए यहाँ से दिक कोजियाए यानी कि डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में हम लोग जानते हैं ना कि डायरेक्शन कोसाइन को तो हम लोग LMN से सूचित करते हैं, अगर आप याद हो आपको तो, और याद तो होगा ही आपको। तो ये फार्मूला भी हम लोग पढ़े हैं कि L² प्लस M² प्लस N² इक्वल टू कितना, 1। ऐसा फार्मूला तो पढ़े हैं ना। तो कुछ यही काम किया जाए यहाँ पर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 9 बाई कितना, कलर चेंज कर देते हैं, 9/61, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 और ये √61 का स्क्वायर, तो रूट खत्म। ऐसे ही जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 चौके 16, तो ये 16 क्या आएगा, 61 आएगा, प्लस में x² इक्वल टू क्या आएगा, 1। बिल्कुल सही है। अब आप जोड़ दीजिए, इसको जब जोड़ेंगे हम लोग तो ये आएगा 25/61 प्लस x² इक्वल टू 1। सही है। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x² इक्वल टू आएगा कैसे, ये 25/61 एक में से आके घटेगा तो 1 माइनस 25/61 हो जाएगा ऐसे। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा ये 36 और बट्टा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा ऐसे, क्या 36/61। अब ध्यान दीजिए, कलर चेंज करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। x² इक्वल टू आ गया 36/61, है ना, ये 36/61। तो x इक्वल टू कितना, तो यहाँ पर तो आके देखिए, जैसे ही x इक्वल टू पूछेंगे तो इस पर आके क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो 36 तो बाहर निकलेगा तो 6 और बटा में √61, तो 6/√61। और इस तरीके से जो ऑप्शन रहा वो हो गया ऑप्शन बी। सही है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसी को सब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाए तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं बिहार बोर्ड का ये शुरू से रहा है कि जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लायक हो उसको सब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी, और जो सब्जेक्टिव के लायक हो उसको ऑब्जेक्टिव में कर देगा, यानी ऑब्जेक्टिव वाले को सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव वाले को ऑब्जेक्टिव में। ये कई बार आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। तो फिलहाल ये जो क्वेश्चन है ये ठीक है, ऑब्जेक्टिव की तरह दिया तो ऑब्जेक्टिव में ही बनाएंगे हम लोग, सब्जेक्टिव में देगा तो सब्जेक्टिव में भी हम लोग बनाएंगे। देखिए फिलहाल ये दिया है ऑब्जेक्टिव में, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान देंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स को ध्यान देने वाली बात ये है कि देख रहे हैं कि आप यहाँ पर ये डॉट है और ये क्रॉस है ना। देखेंगे ये क्या है, डॉट है और ये क्या है, तो ये तो क्रॉस है ना। यानी कि क्रॉस और डॉट दोनों दिया है। जब भी ये आपको क्रॉस और डॉट दोनों दे तो आपको पहले करना है क्रॉस, उसके बाद करना है डॉट, है ना। पहले क्या करना है, क्रॉस, उसके बाद क्या करना है, डॉट। तो ध्यान दीजिए, पहले क्या करेंगे हम लोग पहले क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस कैसे करेंगे इसको समझते हैं। क्रॉस करने के लिए क्या करते हैं, तो अब इसको डिटर्मिनेंट की तरह बनाते हैं, यानी कि IJK ऐसे लेते हैं ना। अब पहले ये है तो इसके IJK के कोएफिशिएंट को लिखिए, तो ये आएगा 1 2 और ये -1, यहाँ हो जाएगा 3 -1 2। सही है। इसके बाद आप डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करना जानते हैं, है ना। हम लोग इसको डिटर्मिनेंट की तरह ही सॉल्व करेंगे। देखिए ये तो I था ना, ये I था, ठीक है। तो ये हो जाएगा I इंटू कितना हो जाएगा, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कलर चल के बताते हैं कि I के रो को और I के कॉलम को छोड़ देते हैं ना। उसके बाद इधर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इधर, तो क्या आएगा 2 दूनी के 4 -1 कितना आएगा 3। तो ये हो जाएगा 3I माइनस कितना J, तो इसको देखिए, फिर इसको छोड़ेंगे और इसको छोड़ेंगे, तो ये 2 एकम 2 माइनस और ये -3, तो 2 माइनस -3 तो क्या हो जाएगा 2 + 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 5, तो क्या आ जाएगा -5J।
ठीक है। फिर जब के लेंगे तो के का ये रो और कॉलम छोड़ देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये कितना आएगा -1 -5 -1 -6 -7 और ये हो जाएगा जे कैप। ठीक है, अब ध्यान देंगे फ्रेंड्स, इसके बाद क्या करना है हम लोग को, तो इसके साथ हम लोग कलर चेंज कर देते हैं फिर से, इसके साथ इसका क्या करना है, डॉट करना है। तो डॉट के लिए तो आपको बताए हैं ना क्या करना है, आई के कोएफिशिएंट में आई के कोएफिशिएंट से, तो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 2 3 6 हो जाएगा। यहाँ -3 है और यहाँ -5 है, तो 3 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -7 है, तो 7 चौक 28, लेकिन माइनस में 28 होगा। कितना होगा -28। सही है। अब देखिए ये 6 और ये 15 कितना हो जाएगा, 15 और 6 21 -28, तो क्या आ गया, ये आ गया -7। और इस तरीके से जो ऑप्शन रहा वह ऑप्शन रहा ये बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या कह रहा है, तो 53 में कह रहा है कि तल 3x - 3y + 3z = 11 पर अभिलंब के दिक् अनुपात हैं, है ना, पर अभिलंब के दिक् अनुपात हैं। तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्लेन दिया रहता है उस प्लेन में एक्स वाई जेड का जो कोएफिशिएंट होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। अगर यानी कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 अगर है ना, डी बराबर अगर 0 है ये, तो यहाँ पर ए बी सी ही क्या कहलाएगा, डायरेक्शन रेशियो। तो अगर आप मैच कराएंगे तो कुछ इसमें देखिए, तो ए का काम कर रहा है 3, बी का काम -3 और सी का 3, यानी कि 3 -3 और 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। सही है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54। 54 में क्या कह रहा है, 54 में कह रहा है कि तल z बराबर 3 के समांतर तल का समीकरण है ना, z बराबर 3 के समांतर तल का समीकरण है, तो ये हो जाएगा z बराबर 0। z बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में कह रहा है कि तल 2x + y - z = 11 के समांतर एक तल का समीकरण है। तो ध्यान देखिए फ्रेंड्स, जब भी किसी भी प्लेन के इक्वेशन के पैरेलल अगर हमको चाहिए किसी पैरेलल प्लेन का इक्वेशन, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दिया गया है जो क्वेश्चन भी 55 नंबर है कि 2x + y - z = 11, इसके पैरेलल प्लेन का इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को ही चेंज कर देते हैं। जैसे अभी आप देखें z बराबर 3 था, तो क्या किए, z बराबर तो रहेगा 3 कांस्टेंट है ना, तो 3 के साथ पर दूसरा कुछ भी आ जाए, तो जैसे अभी तो बताए थे इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया था, सी हो गया था। ठीक ऐसे ही यहाँ पर भी कांस्टेंट क्या है 11 है, तो 11 के जगह दूसरा कुछ भी आ जाए, है ना, तो अगर आप देखेंगे तो 2x + y - z ये तो होना ही चाहिए, तो किस में मैच कर रहा है ये मैच कर रहा है ये बी में, तो ऑप्शन कौन सा होगा 55 का, बी ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 56 में क्या कह रहा है कि तल इतना पर लंब एक तल का समीकरण है, यानी कि इस पर एक हमको इस चारों में से 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 2 जगह बी हो गई, मिस्टेक है ना, मिसप्रिंट है, कोई दिक्कत नहीं इससे। 4 जो ये ऑप्शन है इसमें से कौन सा इस प्लेन पर लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर है, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि x के कोएफिशिएंट में x, इस चारों के जो एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट है, हम लोग इसके एक्स वाई जेड के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुणा करेंगे, और देखते हैं कि 0 कहाँ आता है, जहाँ 0 आ जाए वही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि लंब तल का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो ये 1 × 1 1 आएगा, ये 5 × 1 5 हो जाएगा, और ये 11 × 1 प्लस में क्या हो जाएगा 11, तो ये तो 16 आ गया ना, चाहिए क्या 0, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 × 1 क्या आएगा 1, फिर देखिए ये 5 × 5 क्या आएगा 25,
और ये 11 इंटू 11 कितना आएगा 121। तो ये भी जीरो नहीं आ रहा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ देखिए 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10, और ये -1 इंटू 11 कितना आएगा -11। अब इसको देखिएगा तो क्या आएगा 0 आ गया ना। इसका मतलब यही हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन। तो ऑप्शन कौन सा रहा, ये ऑप्शन रहा ये सी। यहाँ बी लिखा है, यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर ये सी होना चाहिए, है ना, सी होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ से ये सी लिखा है, ये भी सी लिखा है, ये सी होना चाहिए था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तब समझ के चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। 57 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसका वैल्यू इसमें से कौन सा होगा, ये नहीं कह रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग अगर देखें तो इसका वैल्यू डायरेक्ट दिख रहा है हम लोग को। कैसे दिख रहा है, तो ये दिख रहा है कि अगर हम लोग ये सेकेंड रो में जो एलिमेंट है उसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये हम लोग को तीसरा वाला मिल जाएगा, रो मिल जाएगा ना। तो हम लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े थे कि डिटर्मिनेंट के किसी भी दो रो या किसी भी 2 कॉलम का अगर के एलिमेंट्स का यानी अवयव का अनुपात निकालें और अगर हर जगह सेम आए तो उसका वैल्यू कितना आता है 0 आता है ना। अब अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो इसका रेशियो निकालिएगा तो कितना आएगा -1/2, इसका भी निकालिएगा तो क्या आएगा -1/2, इसका भी निकालिएगा तो कितना आएगा, भी आएगा -1/2। तो क्या बराबर आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है। इसका मतलब कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा, ठीक है ना। चलिए ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में देखिए यहाँ से हम लोग को देखना कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो अगर ये आपको डायरेक्ट समझ में आ जाता है बिना एक्सप्लेन किए कि क्या होगा तो ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो फिर तो हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ से ये हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। क्योंकि अगर हम लोग को ये प्रॉपर्टीज़ में कोई दिखता है कि कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं हो पा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ तो है जैसे अभी आप देखे थे कि ये जो 57 नंबर क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये है ना, इसमें क्या किए थे, अभी हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर दिए थे क्योंकि हम लोग एकदम बिल्कुल सामने से दिख गया था। अगर ऐसा नहीं दिख पा रहा हो, इसमें अगर नहीं देख पा रहे हो, इसमें नहीं दिख रहा हो, तो आप डायरेक्ट क्या कर दीजिए, आप डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए जैसे आप डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, है ना। आप चाहते तो इसको भी आप एक्सपेंड करके बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं होता, वो भी सही था। लेकिन हाँ अगर प्रॉपर्टी यूज कर दी तो जल्दी बन गया, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं बिना प्रॉपर्टी यूज किए। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 3 इंटू देखिए इसके रो इसके कॉलम को छोड़ेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेगा तो 11×7 = 77 77 माइनस 3 में 31 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा 93 हो जाएगा ना, माइनस में 5, फिर यहाँ से ये रो खत्म ये कॉलम खत्म तो क्या आएगा 11×6 = 66 माइनस 31×2 = 62 तो ये हो जाएगा 66 माइनस 62, ठीक है, प्लस अभी क्या आएगा 17 है ना, क्योंकि हम लोग R1 के एलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं तो फिर इसका रो छोड़ेंगे और कॉलम छोड़ेंगे तो 34 18 माइनस 7 दूनी की 14 तो ये हो जाएगा 18 माइनस 14। अब ये क्या आ जाएगा तो 3 इंटू यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस में 16, ठीक है, -5 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 4 प्लस 17 इंटू ये 17 है 17 इंटू कितना, तो ये 4 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस में सोरतियाँ 48 माइनस में 48, ठीक है, माइनस में 5 चौके 20 प्लस में 17 चौके 68 आ गया। तो ये आ गया माइनस में 68 प्लस में 68 इक्वल टू कितना गया 0। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ से जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। 59 में क्या है कि ये -2 जो है ना वो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहा है,
किस मल्टीप्लाई कर रहा है, मैट्रिक्स में। और मैट्रिक्स में हम लोग किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके सभी टर्म में, तो जब -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 है ना, -2 -1 में करेंगे -2 से तो क्या हो जाएगा 2, और 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -6, और 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 हो जाएगा ना ऐसे, यानी कि -2 और 2। तो यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि ये न ये होने वाला है न ये होने वाला है ना। तो देखते हैं अब क्या होगा, -2 2 -6 10, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ये डी ऑप्शन हो गया, सही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन 60 में देख रहे हैं कि इस बार देखिए ये क्या है, तो ये डिटर्मिनांट है ना। और ऊपर अभी देखे थे जो क्वेश्चन ये क्या था, ये तो ये एक मैट्रिक्स था। तो मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी में, लेकिन यहीं पर जब डिटर्मिनेंट में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो किसी एक रो या किसी एक कॉलम में। तो देखिए 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, ठीक है। और बाकी 1 और 0 जैसे के तैसे। तो इसमें कौन सा आ रहा है, अब देख लीजिए। अगर आप देखेंगे तो ये ऑप्शन आपका आया डी ऑप्शन, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। आप पहले रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 और -8 यहाँ आ गया, और 1 0 ऐसे ही बचा के बचा रह गया। तो इसका मतलब ये कि ऑप्शन कौन सा रहा, तो ऑप्शन ये रहा डी ऑप्शन। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन 61 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन 61 में कह रहा है ये दो मैट्रिक्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, हम जानते हैं कि फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 11 में 1 से तो 11 प्लस 0 में 17 से तो क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ देखेंगे सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में लिखेंगे तो नीचे आएगा तो 0 × 11 0 प्लस 1 × 17 क्या आएगा 17, और इस तरीके से जो आया वो आया 11 और ये आ गया 17। तो ऑप्शन कौन सा रहा, ऑप्शन ये रहा सी ऑप्शन। अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 है ना। 62 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान देंगे, हम लोग जब भी डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे ना तो जिस रो में या जिस कॉलम में 0 होगा कोशिश कीजिए कि आप उसी के एलोंग एक्सपेंड कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं इसको कि ये R2 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं, तो 6 लेते हैं। तो देखिए इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे और मल्टीप्लाई करें तो -3 में -21 से तो 63, और 15 में 5 से तो क्या आएगा 75 आएगा ना इसे। तो ये आ जाएगा 63 - 75 माइनस, अब इस 0 को लेंगे तो क्या कर देगा 0 दे देगा, तो इसका काम ही खत्म हो गया। प्लस अब क्या लेंगे 4, तो फिर 4 के रो को छोड़ेंगे और कॉलम को छोड़ेंगे तो 15 दूनी 30 माइनस, और ये -9 तो +9 हो जाएगा। तो क्या आएगा 30 और 9 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 39, 30 और +9। अब यहाँ से क्या आएगा तो 6 × यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से माइनस में 12 आएगा, ऐसे माइनस में 0 तो ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ से क्या आएगा तो देखिए 30 और 9 तो 4 × 39 हो जाएगा ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से थोड़ा सा सॉल्व इसको आसान बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी तो चलिए जोड़ मल्टीप्लाई कर दीजिए 12×6 72 -72 प्लस 4 से 4 9 36 के 6 हासिल 3 4 3 12 और 3 15, ठीक है। अब 156 में से आप 72 घटा लीजिए तो ये जाएगा 4 और ये जाएगा 8, यानी कितना आया 84 84। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 63, और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसलिए हो जाता है क्योंकि जब भी 2/2 का देखिए 2/2 का कोई मैट्रिक्स दिया हो और आपको एडजॉइंट निकालना हो तो आप क्या कीजिए कि जो मेन डायगोनल होता है ना उसका स्थान चेंज, यानी ये है ना ऐसा, जो ये आप देख रहे हैं ये 3 और 9 है ना ऐसा, तो इसका स्थान चेंज कर देंगे, यानी कि 9 और 3 ऐसे कर देंगे, है ना।
और जो ये पोस्ट डायगोनल होता है इसका साइन चेंज कर दीजिए। क्या कर दीजिए? साइन चेंज कर दीजिए, है ना। तो जैसे ही हम लोग साइन चेंज करेंगे क्या आएगा यहाँ से, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -7 और यही हो जाएगा एडजॉइंट ए। एक्स है तो एडजॉइंट एक्स। अब ऑप्शन मैच कराइए कौन सा होगा, तो जब आप ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। हो रहा है ऐसे। क्या बोलेंगे फिर समझ लीजिए, बोले ये है कि जो मेन डायगोनल होता है उसका एलिमेंट चेंज, यानी कि 3 की जगह 9 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ कर दिया गया है, किया गया है ना। और ये जो पोस्ट डायगोनल होता है दूसरा डायगोनल, उसका साइन चेंज कर देते हैं, तो कर ही दिए हैं। तो ऑप्शन कौन सा आया है? ऑप्शन बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि dy/dx चाहिए और यहाँ y का वैल्यू थीटा के रूप में, x का वैल्यू भी थीटा के रूप में। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले dy/dθ निकालेंगे। तो जैसे ही dy/dθ निकालेंगे तो यहाँ ये तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और साइन स्क्वायर थीटा का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। क्योंकि साइन स्क्वायर के करेंगे तो पावर बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, तो 2 sin थीटा और फिर साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है। ऐसे ही जब dx/dθ का करेंगे ना, तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ए बाहर आएगा इंटू, और 2 cos थीटा का क्या आएगा, तो ये आएगा 2 cos थीटा, ठीक है, इंटू माइनस साइन थीटा, ऐसे आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए कि अब जो हम लोग को बताना क्या है, dy/dx। तो हम लोग क्या करेंगे, इस dy/dθ में dx/dθ से भाग कर देंगे, है ना। तो देखिए जैसे ही इधर डिवाइड करते इधर भी डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ से a से तो a कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, तो बचेगा क्या, ऊपर में बचेगा 1 और बटन क्या बचेगा, -1। तो 1/-1 क्या आएगा, -1। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा ये बी ऑप्शन, सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 65। इसमें भी देख रहे हैं y का वैल्यू दिया t के रूप में और यहाँ पर दिया है x का वैल्यू भी t के रूप में। तो क्या करेंगे, y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो जब dy/dt निकालेंगे तो यहाँ से 2a तो बाहर रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और t स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 2t हो जाएगा ऐसे। ऐसे ही जब dx/dt निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से क्या आएगा, ये तो बाहर हो जाएगा, और t के पावर 4 है, तो ये हो जाएगा 4, पावर को बाहर पावर में से कम कर देते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। अब चाहिए dy/dx, तो फिर डिवाइड करेंगे इसमें, इसे डिवाइड करेंगे, a से a कट जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 से 4 कट गया, क्या बचेगा, t/t का पावर 3। तो जब t/t का पावर 3 काटेंगे तो ये आएगा 1/t का स्क्वायर, आएगा ऐसे, आएगा ना। तो क्या आएगा ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ये 165 का बी, 1/t²। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 66। क्वेश्चन 66 में क्या कर रहा है, ये 20x³ + 7x का डिफ्रेंशिएशन। हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है ना, तो जब एक बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 20 बाहर, और ये x का पावर 3 का क्या हो जाएगा, 3x² + 7 हो जाएगा ऐसे। एक बार में करेंगे तो पहली बार तो हो जाएगा 60x² + 7। जब इसको एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको, तो 60 का तो 60 रहेगा, और x² का क्या हो जाएगा 2x, 7 का खत्म हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा ना। अब यहाँ से क्या करेंगे, 60 दूनी की 120x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 120x, और इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा वो आएगा ये डी ऑप्शन, सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 67। तो 67 देखिएगा, 67 में कह रहा है कि cot इनवर्स 10x। यहाँ पर पहले हम लोग इसको, जो एक फार्मूला होता है cot इनवर्स cot x = x, है ना, यही फार्मूला यूज करना है। तो 10 को तो पहले चेंज करना पड़ेगा ना, तो 10 को चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे, तो यहाँ देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, 10 की जगह पर लिख सकते हैं cot π/2 - x। ये आप 11th में और 10th में भी फार्मूला पढ़ चुके हैं। cot 90 - थीटा क्या होता है, 10 थीटा। तो cot π/2 - x, π/2 मतलब 90,
तो cos पाई बाई टू माइनस एक्स क्या हो जाएगा 10x। अब इसका जब फॉर्मूला यूज करेंगे कॉट इनवर्स कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये आएगा पाई बाई टू माइनस एक्स। सही है। अब करना है हम लोग को इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो पाई बाई टू का तो जीरो आएगा माइनस, और इसका क्या आएगा 1, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा -1। तो इस तरीके से जो ऑप्शन आया वो हो गया ऑप्शन ये बी ऑप्शन। सही है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 68। इसमें कह रहा है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन उद्देश्य फलन कौन सा है। तो ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इसमें जो जेड बराबर देता है ना वही हो जाता है हम लोग का उद्देश्य फलन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 69। तो 69 में कह रहा है कि वयोरोध हो 2x + 3y ≤ 6, x > 0, y > 0 के अंतर्गत 7x + 8y का न्यूनतम मान। ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, इस तरह से जब भी आए तो आप क्या कीजिए कि इसका फटाफट ग्राफ बना लीजिए, है ना। अब जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो इक्वेशन तो इसमें एक ही है, इसलिए टेबल बना लीजिए। यहाँ जब टेबल बनाएंगे यहाँ पर देख लीजिए ऐसे, यहाँ पर कलर चेंज करके बताते हैं। इसमें x हो जाएगा और इसमें y। इसमें जब x का वैल्यू 0 रखेंगे 0, तो y का वैल्यू 2 आएगा, और जब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3, ऐसे आएगा। इसका मतलब y को ये 2 पर काटेगा और x को कहाँ काटेगा ये 3 पर, ऐसे। तो यहाँ से इससे मिला दीजिए। सही है। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है कि x का वैल्यू भी 0 से बड़ा, y का वैल्यू भी 0 से बड़ा। तो ये बताता है ये जब भी आए ना दोनों 0 से बड़ा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। कहाँ रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और अब थोड़ा यहाँ देखिए y का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस में है, y के तरफ देख रहे हैं ये लेस देन है ना, तो लेस देन को आप कीजिए माइनस मानिए, तो ये प्लस हो गया y के कोएफिशिएंट, और y की तरफ छोटा का चिन्ह है तो क्या आएगा माइनस। चिन्ह क्या आया अलग अलग आया ना, तो अलग अलग आया, इसलिए इसका ग्राफ जो होगा कहाँ होगा नीचे होगा। और ये बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, लेकिन कहाँ होगा तो ये नीचे होगा ग्राफ इसका। ठीक है, मतलब कि ये वाला ग्राफ होगा ऐसे। ठीक है। अब बताइए ये ग्राफ तो हो गया। ये जो ग्राफ है ये कितने पॉइंट से घिरा हुआ है, तो ये ग्राफ 3 पॉइंट से घिरा हुआ है, 1 2 और 1 3, है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 है ऐसा। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अभी हम लोग देखते हैं 0,2 है, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0,3 है। वैल्यू क्या कर रहा है कि न्यूनतम वैल्यू बताना। देखिए इतना का न्यूनतम वैल्यू मतलब ये कि आपको 7x + 8y में ये तीनों पॉइंट बारी बारी से रखना है और देखना है कि सबसे कम वैल्यू कहाँ आ रहा है। तो जैसे ही हम 0 0 रखेंगे तो इसको आगे देगा 7 × 0 0, 8 × 0 0, तो 0 आ जाएगा। एक न्यूनतम वैल्यू क्या हो गया, तो यहाँ से जो न्यूनतम वैल्यू आया वो तो हो गया ये ए ऑप्शन, है ना। लेकिन अगर आपसे पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू, तो आप ये पॉइंट और ये पॉइंट 0,2 0,3 रख के चेक करते और देखते कि किस पर अधिकतम आ रहा है, और वही हो जाता है हम लोग का आंसर। सही है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 यानी कि 70। अब देखेंगे स्टूडेंट, अभी जो क्वेश्चन आपको बता रहे थे सेम क्वेश्चन ही आ गया। देखिए यहाँ पर दे रहा है ना ये x + y ≤ 7 है, और बोल भी दिया कि इतना का अधिकतम मान, जो बात बता रहा था तभी आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे पुलिस के ग्राफ बनाएंगे, है ना। और देखिए इसमें x का वैल्यू 0 रखिएगा तो y का वैल्यू 7 आएगा, y का 0 तो x का 7, यानी कि ऐसे कटेगा। y को भी 7,0 पर काटेगा। ग्राफ थोड़ा सा बनाते हैं फिर से, ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे आएगा। कलर चेंज करते हैं, ऐसे आएगा, है ना। तो ये 7,0 और ये हो जाएगा 0,7। ठीक है। और ये क्या आएगा 0,0 आएगा, और ग्राफ तो उसी के जैसा बना लेंगे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। सही है। अब क्या करना है हम लोग को, तो अब करना ये है कि इस तीनों पॉइंट को बारी बारी से इसमें रखना है 5x + 7y में, और देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू किस पर मिल रहा है। तो ये तो क्लियर हो गया है कि 0,0 रखेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू दे देगा, नहीं चाहिए मैक्सिमम चाहिए। तो 0,7 रखिए इसमें,
तो 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 7 और ये हो जाएगा 49 आ जाएगा ऐसे। ठीक है, आज जब 7,0 रखिएगा तब क्या आएगा इसको देख लीजिए। 7,0 रखेंगे तो 7 गुणे 0 प्लस 7,0 तो 5 गुणे 7 प्लस 7 गुणे 0 ये क्या आएगा तो 35। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आया 49 आया था ना, इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये बी ऑप्शन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, 40 मिनट का वीडियो हो चुका है, इसलिए हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसमें जो 46 से लेकर के 70 तक 70 तक जो क्वेश्चन बताया गया बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिए, क्योंकि कमेंट करते हैं तो पता चलता है कि आपको ये वीडियो सब जो अपलोड किया जा रहा है वो कैसे लग रहे हैं, इसलिए फीडबैक देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर कीजिए जिससे कि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। अगर चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इसके आगे जब भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से चलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।